इधर धूप आ रही है, धूप के हिसाब से हम लोग थोड़ा शिव को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं तो सबसे पहले आप लोगों को देख के जो खुशी हो रही है वो जाहिर करना चाहती हूँ। हम लोग मतलब इतने सालों से काम कर रहे हैं और कई कष्ट उठाए हैं हमने प्रोग्राम्स करने के लिए, लेकिन ये जो प्रोग्राम आज का हो रहा है इसमें आप लोगों का जो सहकार्य मिल रहा है हमको, वो बहुत ही बढ़िया सहकार्य है। आप लोगों ने एक शब्द पर यहाँ पर आना स्वीकार किया और समृद्धि का धन्यवाद करूँगी कि समृद्धि ने एक अच्छा नेटवर्क तैयार किया है, उसी की वजह से इतने लोग आ रहे हैं आपके साथ में और आप उनका साथ दे रहे, इसका मतलब उनका काम बढ़िया है, ये सिद्ध हो रहा है। और दूसरी बात ये कि ये जो हमने प्रोग्राम अरेंज किया है ये सामनेरियों की याचना पर, सामनेरियों ने याचना की थी कि उन्हें उपसंपदा चाहिए। अब ये उपसंपदा का अर्थ हम लोग बाद में क्लास में डिटेल में लेंगे। उपसंपदा यानी भिक्खुनी बनना है, इतना आप समझ लीजिए मोटा मोटा। तो उनकी याचना के आधार पर हम लोगों ने ये प्रोग्राम तैयार किया है। अन्यथा हमने तो ये सोचा था कि 20 साल हो गए काम करते करते, अभी हमको रुक जाना है, क्योंकि अभी इतनी सारी भिक्खुनियाँ हो गई है ना। आप लोग नागपुर के हैं तो आपको पता होगा कि अब नागपुर में भिक्खुनियों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, धम्म परिषद हो रहे हैं। तो हमारे लोग हर जगह इन्वॉल्व हो रहे हैं, जा रहे हैं, सुन रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। तो हमने सोचा कि अभी हमको थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप ले लिए हैं, लेकिन जो नई सामनेरियाँ बनी, इन्होंने हमारे तरफ मतलब ध्यान दिया और हमसे आशा लगाई कि ये हमको पढ़ाएंगे। तो हमारा जो उत्साह कम हो गया था वो उत्साह और बढ़ गया, है ना। उत्साह बढ़ गया ना हमारा। अलग आप लोग यदि याचना नहीं करते तो हम रुक जाते हैं, क्योंकि टीचर को विद्यार्थी की ज़रूरत होती है। केवल टीचर बनना काफ़ी नहीं होता है, अगर विद्यार्थी नहीं है तो टीचर किस काम का। तो विद्यार्थियों का तो धन्यवाद बनता है कि आप लोगों ने हमको ये मौका दिया कि हम और दुगुने उत्साह के साथ तैयार हो जाए और आपको पढ़ाएं। दूसरी बात ये कि 1998 के बाद से जो भिक्खुनियाँ बनी, उन भिक्खुनियों ने इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं किए, इसकी बहुत कमी थी। उनको नहीं समझ में आया था कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि किसी का मार्गदर्शन नहीं था। भिक्खुनियों को बड़ा विरोध था, भिक्खुओं की तरफ से, भिक्खु संघ की तरफ से विरोध था। सबने ये प्रचारित किया था कि स्त्रियां भिक्खुनी नहीं हो सकती, बुद्ध ने मना किया है, ऐसा ही सबको प्रचार करके बताया गया। लोगों को भी लगता था कि अरे बुद्ध ने मना किया तो कौन क्या कर सकता है, बुद्ध की बात तो आखिरी बात हो गई, ऐसा है ना सबके मन में। बुद्ध ने जो बोला वो सही। लेकिन हमने ये गलत साबित कर दिया कि बुद्ध ने कहीं भी नहीं बोला कि स्त्री भिक्खुनी नहीं हो सकती। बुद्ध के मन में पहले से ही ये बात थी कि स्त्रियों को भी भिक्खुनी बनाना है, भिक्खुनी संघ बनाना है। मेरी किताब है भिक्खुनी संघ का इतिहास, उसमें मैंने बहुत विस्तार से इसका विश्लेषण किया है कि कब बुद्ध ने बोला है कि भिक्खुनी संघ बनाना है। तो वो झूठी बात हमने साबित कर दी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने शुरू किए। भंते जी जो 2006 से चीवर लिए और काम कर रहे हैं, अभी उनको 21 साल हो रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले ये विचार दिमाग में लाया कि भिक्खुनी संघ को इकट्ठा करना है, भिक्खुनी संघ का अस्तित्व लोगों के बीच में दिखाना है, भिक्खुनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, प्रशिक्षण केंद्र होने चाहिए। ये सबसे पहले इधर से आया। अब तो बहुत सारे नए नए आ गए हैं तो उनको ज़मीन तैयार मिल गई, अब उसके ऊपर वो महल बना रहे हैं, लेकिन असली नींव रखने वाले ये हैं। समझ रहे हैं आप, क्योंकि लॉयर होने के कारण, पढ़े लिखे होने के कारण और पहले का जो बैकग्राउंड है इनका, जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वकील के रूप में, ट्रेनर के रूप में ये काम कर चुके हैं, तो उनके दिमाग में उस तरह की बातें आना स्वाभाविक ही था कि भिक्खुनियों को भी प्रशिक्षित होना चाहिए। लेकिन ये आइडिया जो है प्रशिक्षण का, ये बुद्धा के समय का है।
और इसीलिए हम देखते हैं कि मध्यकाल में बहुत सारे बौद्ध विद्यापीठ हुए ना, बौद्ध विद्यापीठ। मुझे बताइए, विहार हुए या बौद्ध विद्यापीठ हुए? विहारों का ही बौद्ध विद्यापीठ हुआ। वो शिक्षा के केंद्र थे, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती थी, पूजा होती थी कि पढ़ाई लिखाई होती थी। चीनी यात्री इतने दूर से आए तो पूजा करने आए या पढ़ने आए? पढ़ने आए, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी कितनी फेमस है? दोनों नहीं, पूजा भी करने आए और पढ़ने भी आए। पूजा का वो मतलब हम पढ़ने आए। बताएंगे। पूजा का मतलब होता है आदर करना, है ना। पूजा का मतलब ये नहीं होता अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना। आज आप लोग जो पूजा समझते हैं वो पूजा अलग है और बुद्धा ने बताई हुई पूजा अलग है। बुद्धा कहते हैं कि मैंने जो मार्ग दिखाया, मैंने जो धम्म बताया, उसको आचरण में लाना ही असली पूजा है। बराबर है ना। अब धम्म को आचरण में लाना है तो पहले धम्म जानना तो पड़ेगा, उसके अर्थों को तो समझना पड़ेगा जो जो बुद्धा ने बताया है। और वही चीज़ें नालंदा यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, गुणशिला यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटीज़ थे, वहाँ पर ये बुद्धा की विचारधारा को पढ़ाया जाता था। और पढ़ाने के बाद में वहीं उतना ही नहीं होता था, उसके ऊपर में वाद विवाद होता था। पढ़ाई का तरीका क्या है कि जो बात हमने रखी उसके ऊपर अन्य लोगों के क्या विचार है, सब अपने अपने विचार बताते थे। डिबेट जिसको हम बोलते हैं, वाद विवाद करना, और उसमें से निकल के आता था कि कौन सी बात सही है। आजकल कोई वाद विवाद करता क्या? आज वाद विवाद नहीं करते। हमको मोमबत्ती लगाना है तो लगाना है, कोई वाद विवाद नहीं, क्योंकि हमको अच्छा लगता है। आजकल लोग अच्छा लगने के लिए कर रहे हैं, सही गलत ये नहीं जानना चाहते। सही है या गलत है, हितकारी है या नुकसानदायक है, ये नहीं सोचना चाहते, क्योंकि हमको सदियों से आदत पड़ी है हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने। आपकी आँख पे धूप आ रही है, ऐसे आ जाओ। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि इतने दिनों से संघ ने जो काम किया, बहुत सारे प्रवचन दिए, उपदेश दिए, अच्छा बताया, लेकिन हमने अभी भी जो तौर तरीके हिंदू धर्म में थे वो छोड़े नहीं, वो छोड़े नहीं। ये बुद्ध का धम्म बुद्धिवादी धम्म है, विज्ञानवादी धम्म है। ये बोलने के लिए है, और करते समय, आचरण करते समय नहीं करते। क्योंकि किसी ने इस चीज़ पर जोर ही नहीं दिया। उस समय बुद्धा ने स्कूल चालू किए संघ के नाम से, 4 संघ बनाए, भिक्खु भिक्खुनी, उपासक उपासिका, और उन्होंने स्कूल चालू की। ये घंटी बजाने की प्रथा बुद्धा के स्कूल की है। पहली शाला उन्होंने कहाँ खोली पता है? वेणुवन में, 1000 भिक्खुओं के साथ में, यानी एकदम से 1000 शिष्य थे। और उसमें जो वरिष्ठ भिक्खु थे उनके हाथ में वो चलाने का, सूत्र संचालन करने का काम बुद्धा ने दिया था। सारिपुत्त, मोगलायन, ये जो वरिष्ठ भिक्खु थे और बड़े विद्वान भिक्खु थे, इन्होंने शाला की रचना की। शाला कैसे चलानी चाहिए इसकी रचना की। और अब हम नागपुर में जो चित्र देखते हैं, बिहार को कोई शाला समझता ही नहीं है, स्कूल समझता ही नहीं है। समझ रहे क्या? आपसे पूछ रही हूँ, बुट्टी बोरी के निवासियों, बिहार को शाला समझते हैं क्या? नहीं। शाला बोले तो आज हम क्या बोलते हैं, जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं, सरकारी स्कूल है जहाँ पे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, तो भाई तो ये क्या है? ये भी तो यूनिफॉर्म है। ये 2500 साल पहले बुद्धा ने जो स्कूल खोला उसमें ये यूनिफॉर्म दिया हमको कि मेरे सारे विद्यार्थी एक जैसे दिखे। इतना ही नहीं, लड़का और लड़की में फ़र्क भी समझ में ना आए, ऐसा यूनिफॉर्म दिया। किसी की अमीरी गरीबी भी समझ में ना आए, क्योंकि जहाँ पर अमीरी गरीबी समझ में आएंगी तो व्यवहार में भेदभाव होगा। जहाँ पर लिंग की पहचान होगी वहाँ भेदभाव होगा। तो बुद्धा ने किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसलिए ऐसा यूनिफॉर्म दिया कि ना हमारी अमीरी समझ में आए, ना गरीबी समझ में आए, ना लिंग समझ में आए। फिर भी भंते जी बोलने के बाद में क्या बोलते लोग, तुमको क्या मैं पुरुष दिखती हूँ?
अरे भाई बुद्धा ने तो स्त्री पुरुष दिखना नहीं चाहिए इसलिए तो ऐसा एक जैसा बनाया है दोनों को। पहचान में आता क्या? जब तक कि बात नहीं करेंगे हम, हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि ये भिक्खु है या भिक्खुनी है। एक जैसे दिखते ना सब। तो ये जो स्कूल की रचना बुद्धा ने की, इसको हमारे लोगों ने आगे लेके चले ही नहीं, उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म क्यों किया? ख़त्म इसलिए किया क्योंकि बुद्धा की जो विचारधारा है, जो इन संघा नाम के स्कूल के माध्यम से चलती है, ये जो पहले की जो विचारधारा थी वैदिक लोगों की, ब्राह्मण लोगों की, उसको काउंटर करती है, उसके विरोध में है बुद्ध की विचारधारा। ब्राह्मी विचारधारा, ब्राह्मी परंपरा, उसके विरोध में बुद्ध की विचारधारा है। इसलिए बाबा साहब ने भी कहा कि इस देश में बौद्ध संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति, इनमें ही युद्ध है, सदियों से हो रहा है विवाद, क्योंकि दोनों अलग है। एक विषमतावादी है और एक समतावादी है ना। समतावादी बोले तो फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, और विषमतावादी बोले तो फिर तुमको जन्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाएगा। तो बुद्ध ने उस समय ये क्रांति की, और ये जो समाज में शांति लाने के लिए, हर तरह की सुख और शांति लाने के लिए बुद्ध ने जो विचार दिए, उसको फैलाना बहुत ज़रूरी था, लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। और ये हमारा 4 संघों का प्रमुख काम है, बुद्ध की ऐसी समतावादी विज्ञानवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करें। लेकिन इसकी तो कहीं बात ही नहीं हो रही है। हो रही है क्या बात? नहीं। हम क्या करते बिहार में? जाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते, किसी ने लगाया, उससे हमें समाधान नहीं होता है। मेरे हाथ से भी एक लगनी चाहिए। 10 लोग रहेंगे तो 10 लगाएंगे, भले ही उसके धुएं से खांसी आ जाए। ये हमारी सोच बन गई है। यानी ज्ञान लेने के लिए हम तैयार ही नहीं है, ज्ञान की विचारधारा को हम ले ही नहीं रहे हैं। तो बुद्धा ने ये सही विचारों को प्रचारित करने के लिए 4 संघ बनाए हैं, और उन 4 संघों में से हम देखते हैं कि भिक्खुनी संघ और उपासिका संघ ये पिछड़ गया है। पिछड़ा है कि नहीं? जैसे जाति के आधार पर हमारा समाज पिछड़ा है, हमारे साथ अन्याय होता है, अत्याचार होते रहा है, पहले बहुत होता था, अब कम, अभी बाबा साहब के कृपा से कम हो गया है संविधान के कारण। लेकिन संघ में जब हम देखते हैं 4 संघ है, तो 4 संघों में भिक्खु संघ सबसे ऊपर है, और उसके बराबरी उपासक संघ भी कर रहा है। लेकिन उपासिका और भिक्खुनी संघ, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? स्वागत करने के लिए, ट्रे पकड़ने के लिए, मंच पर बराबरी में बिठाते क्या? बोलने के मौके देते क्या? नहीं देते। और खाना बनाने के लिए, खाना परोसने के लिए। और हमारे अंदर में इतनी ममता है, इतनी करुणा है औरतों में, कि वो हर कार्य खुशी से करते जा रही है। उसको अपने अस्तित्व का एहसास नहीं है, अपने स्वाभिमान का एहसास नहीं है कि बुद्धा ने हमें बराबरी का हक दिया है। उन्होंने कहा है कि स्त्रियां भी अरहत हो सकती है, स्त्रियां भी निब्बान को प्राप्त कर सकती है। उन्होंने फ़र्क नहीं किया है। तो हम भी स्टेज पर बोल सकते हैं, हम भी धम्म सीख सकते हैं, हम भी उपदेश दे सकते हैं। ये सारी बुद्धि हमें भी है। निसर्ग ने बुद्धि देने में कोई भेदभाव नहीं किया। ये नहीं बोला कि ये इसको लड़के का लिंग है तो इसको ज़्यादा बुद्धि दे दो, इसको लड़की का लिंग है तो इसको कम बुद्धि दे दो। ऐसा प्रकृति ने किया क्या? नहीं किया। लेकिन समाज हमको ऐसा पीछे धकेलता है। थोड़ा सा कुछ घर में बोलने जाओ तो क्या बोलते हैं? अपना अपने पास में रख, हमको ज्ञान मत दे। ये हर घर में महिलाओं का होता है। आगे बोलने का अधिकार ही नहीं देते, चांस नहीं देते हैं, है ना। तो इस तरह से हमको ये जो बुद्धा ने जवाबदारी दी है, एक तरह से इसको पूरा हम केवल पूजा पाठ करके या चैंटिंग करके नहीं कर सकते हैं। सही तरीके से धम्म का प्रचार वैसे नहीं हो सकता है। तो प्रशिक्षण केंद्रों की बहुत ज़रूरत है, और हमने शुरू किया है। अब नई नई बहुत सारी भिक्खुनियाँ कर रही है, लेकिन इसमें भी ब्राह्मणवादी विचारधारा की घुसपैठ हो गई है।
हो गई है कि नहीं? हमारे ही भिक्खू भिक्खुनियाँ कई तरह के ब्राह्मणवादी विचारधारा को उसमें मिक्स किए हैं और उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। क्या बोलते हैं? ये शील का पानी लो, इससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। होती है क्या? ऐसा होता तो कोई मरता ही नहीं, सब अमर हो जाते। यहाँ तक कि बुद्ध भी भाई शरीर से तो अमर नहीं हुए, विचारों से अमर है, लेकिन शरीर से अमर है क्या? विचारों से अमर है, शरीर से नहीं। नहीं तो वही खुद शील, उन्होंने शील दिया है तो वही शील का पानी पी पी के अमर हो जाते। लेकिन हम कैसे ये अभी के जो भिक्खु है, भिक्खुनियाँ हैं, इनकी बातों में उलझ जाते हैं। ज्योतिबा फुले ने कितना अंधविश्वास से निकालने की कोशिश की है, लेकिन हम अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, लेकिन बुद्धि का उपयोग नहीं करते। तो प्रशिक्षण केंद्र में आकर हमें सही धम्म विज्ञानवादी धम्म सीखना है, ताकि हम जो प्रतिक्रांति कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ज़रूरी है ना उनको मुंह तोड़ जवाब देना, अन्यथा जो हमारी पहले स्थिति थी हमारे पूर्वजों की, वही स्थिति दोबारा आ सकती है। क्योंकि सत्ताधारी तो ब्राह्मणी विचार के हैं, विचारधारा उनकी ब्राह्मणी है सत्ताधारियों की। अन्य देशों में बौद्ध राष्ट्र है, वहाँ पर बहुत सारे अधिकार बौद्ध लोगों को मिले, लेकिन हमारे ही देश में जहाँ पर बुद्ध का धम्म हुआ है ना, बुद्ध जहाँ पैदा हुए, वहीं बुद्धिस्ट लोगों को कोई हक और अधिकार, कोई सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ पर हमको प्रतिक्रांतियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो सही धम्म है, जिसके सिद्धांत बाबा साहब ने संविधान में भी लिए हैं, संविधान में लिए ना, बुद्ध धम्म से लिए ना सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और सामाजिक न्याय। तो इसके आधार पर ही हमें धम्म को समझना है और उसके लिए लगातार सेंटर पर आकर हमें एक एक विषय पर धम्म समझना है, विनय समझना है, कानून समझना है। कानून बनाए हैं बुद्धा ने, विनय क्या है? कानून है। तो उसको समझना है और उसका फिर प्रचार प्रसार करना है। यदि इस बात को आप जानकर अच्छे से समझकर व्याख्या करने लायक हो जाते हैं और प्रचार करने लायक हो जाते हैं, तो जो प्रतिक्रांति वाले हैं वो हारेंगे। हम अभी मुट्ठी भरी शुरू करेंगे, चलेगा। 10 के 20 होने चाहिए, 20 के 40 होने चाहिए, 40 के 80 होने चाहिए। हमारे पास में कम सुविधाएं हैं, कम संसाधन है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है कि नहीं? इच्छा शक्ति मजबूत करने की इच्छा है ना, क्योंकि हम कल तकलीफ होने वाली है हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें बुद्ध की विचारधारा को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है, संविधान को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समय समय पर यहाँ पर आकर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए और ये संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहनी चाहिए। अभी हम लोग ये 5 दिनों में बहुत सारा नहीं कर पाएंगे, कुछ विषय ले पाएंगे। मैं विनय पढ़ाऊँगी, भंते जी धम्म पढ़ाएंगे और ये निर्मल भंते जी पाली पढ़ाएंगे। ये 3 विषय हम यहाँ पर कवर करेंगे 5 दिन में। जितना विषय हो सकता है उतना आपको बड़े निष्ठा से, बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है कि टाइम पर खाना ना मिले या टाइम पर हमारी अभी गैस जैसे चली गई है तो चूल्हे पे करना पड़ रहा है, ऐसे थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन ये याद करो कि बुद्धा के समय में भिक्खु भिक्खुनियों ने कितनी तकलीफ़ें सहन की थी, है ना। उनके समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, वो तो बहुत ऐसे बाहर रोड पर झाड़ के नीचे गुफाओं में इधर उधर रहे हैं। उसके हिसाब से तो हमारे पास में बहुत अच्छा है ना। और हम महिलाओं को तो ये छोटे मोटे दुख दर्द तो कुछ नहीं के बराबर ही है, सहने की बहुत ताकत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, इस प्रशिक्षण का महत्व समझकर इससे जुड़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, आचरण करेंगे। यहाँ पर शील और विनय का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को सक्सेस करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। जय भीम।